हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर जो था किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उस चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब क्योंकि एग्जाम का टाइम चल रहा है तो हम रिवीजन करेंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चर्चा करते हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। बच्चों, आपका क्लास 8th का चैप्टर नंबर 10 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे कि आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं। उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। आप सबको पता है कि जब ये चैप्टर आपने पढ़ा तो आपने क्या क्या चीजें सीखी। आपने ये जाना कि जब एडोलेसेंस की एज आती है ना, जिसको आप कहते हैं कि यौवन का आरंभ होता है, उस टाइम पे जो जीव है ना, वो रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। और ये एज जिसको हम इंग्लिश में यदि बात करें तो जिन नंबर्स के आगे 3 लगना शुरू हो जाता है, उसी आधार पे उन एज के ईयर्स को हम टीन एज कहते हैं या किशोरावस्था कहते हैं। जैसे कि 13 से लेकर के 19 है ना, लेकिन अब परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार वो जो टीन एज है वो बच्चों 2 साल पहले बिफोर टाइम हो चुकी है, तो अब उसको 11 इयर्स से ही माना जाता है। 11 इयर्स से लेकर के 17 इयर्स तक का ही आपका किशोरावस्था का समय माना जाता है, या 19 वर्ष तक का ही मान लिया जाए। तो जब प्यूबर्टी हिट करती है और उस समय पे कैपेबल हो जाता है व्यक्ति, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, नहीं, प्रजनन की प्रक्रिया के लिए। तो 11 वर्ष की आयु से लेकर के 19 वर्ष तक की अवधि जो है वो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। इस टाइम पे जब टीनेज की शुरुआत होती है तो उस समय पे क्या होती है, आपने जनरली देखा होगा कि चूंकि आप क्लास 8th में हैं तो आपकी यही एज है एडोलेसेंस की। ठीक है। इस समय पे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ जो है थोड़ा रैपिड हो जाती है, थोड़ा सा तेज हो जाती है। उसमें कुछ अलग अलग लक्षण सामने आते हैं। बॉयज की ग्रोथ में अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और गर्ल्स की ग्रोथ में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। और जब परिपक्व अवस्था में कोई भी बॉय या गर्ल पहुंच जाता है तो वो किसके जैसा दिखने लगेगा? वो लगभग बॉयज जो है वो अपने पिता के जैसे दिखने लगते हैं और जो गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मी की तरह या दीदी की तरह दिखने लगती है। तो शारीरिक स्ट्रक्चर जो है बच्चे से बड़े के बीच में जो गैप है, उस गैप में इस तरीके से ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कि जो दिखाई पड़ने वाला स्ट्रक्चर है। छोटे बच्चे में, छोटी लड़की में और बड़ी लड़की में जो फर्क होता है, जो लड़के हैं वो अपने पापा की तरह, ये बड़े भाई की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो दीदी की तरह या मम्मी की तरह दिखाई पड़ने लगती हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सब आपको पॉइंट डाउन, नोट डाउन करके लिखना है। मैंने आपको बताया था जैसे टीनेज के टाइम पे जो लैरिंग्स होती है, स्वर यंत्र होता है जिससे हम बोलते हैं, उसमें वृद्धि के कारण वो थोड़ा सा ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बॉयज की आवाज जो है मोटी हो जाती है ना। किशोरावस्था के टाइम पे लंबाई में भी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत तेज वृद्धि होती है। अब ये जो यौवन वाला फेज है, ये जो एडोलेसेंस वाला, टीनेज वाला फेज है, या इसको प्यूबर्टी हिट करने वाला जो टाइम है, इस टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होना या उनका मैच्योर होना, ये किन चीजों पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है बच्चों हमारे ही शरीर में पाए जाने वाली ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले केमिकल्स, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा ये नियंत्रित होता है। ठीक है। और हार्मोन क्या है? हार्मोन
आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनसे सिक्रीट होने वाला ऐसा पदार्थ है जो डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है। जो किस में पहुंच जाता है? डायरेक्ट ब्लड में पहुंच जाता है ना। अब इसी तरीके से आपने अलग अलग पढ़ा था कि जब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और अलग अलग ग्लैंड्स आपके शरीर में पाई जाती हैं, जैसे कि टेस्टिस नाम की ग्लैंड जो है वो मेल्स में पाई जाती है। अंडाशय ओवरी नाम की ग्लैंड जो है वो फीमेल में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए क्या करते हैं? उद्दीपित करते हैं, है ना। उनको अग्न्याशय अग्न्याशय जो पैनक्रियाज है आपका, वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब इसमें नर हार्मोन, जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, वो मादा हार्मोन कौन सी है? एस्ट्रोजन, है ना। जो ये गर्भाशय की दीवार होती है ना, उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब निषेचित अंडाणु जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो क्या कहलाता है? वो युग्मनज या जाइगोट कहलाता है। तो जाइगोट को ग्रहण करने के लिए, है ना, जैसे कोई भी लड़की है वो माँ कब बन सकती है? वो माँ तभी बन सकती है जब वो मैच्योरिटी उसके अंदर आ गई हो, उसका शरीर 9 माह तक, 9 मंथ्स तक बच्चे को कैरी करने के लायक हो, है ना। तो वो एज आप सबको पता है कि इसीलिए शादी की उम्र जो है वो 18 साल की लिमिट रखी गई। तो 18-19 साल के बाद ही अब ये एज और बढ़ाई जाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। तो यानी कि 20-21-22 साल के बाद ही ये इस तरीके का शरीर तैयार हो पाता है कि इतनी लंबी समय तक गर्भावस्था को सहन कर सके, है ना। तो उस समय पे क्या होता है कि उस समय पे शरीर जो है हर माह अपने आप को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है ना। और जब हर माह प्रेगनेंसी के लिए तैयार तो करता है शरीर नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे, लेकिन यदि प्रेगनेंसी ना हो तब क्या होता है? तब उस समय पे आपको सबको पता है कि मेंसेस आते हैं, यानी पीरियड्स आते हैं, और ब्लड के फ्लो के साथ फिर वो फ्लश आउट हो जाता है, ब्लड के फ्लो के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है शरीर से बाहर, और उसके बाद फिर वही साइकिल चलती है ना। फिर 30 या 28 डेज के बाद फिर से ऐसे ही ब्लड का सिक्रीशन होता है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? ये प्रोसेस जो है बच्चों, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव या रजोधर्म या माहवारी अलग अलग नामों से, या पीरियड्स अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है ना। तो ये आप 8th क्लास में है तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है ना। कुछ बच्चे इस फेज में होंगे, कुछ बच्चे इस फेज से गुजर चुके होंगे, और कुछ बच्चे इस फेज में आने वाले होंगे। ये फीमेल्स के साथ ही होता है ना, बॉयज के साथ ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको पहले से जानना है। जो बच्चे होते हैं, जो पेट में बच्चा होता है, उसमें कैसे पता चलता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा? आप सभी के पास छोटे भाई बहन होंगे, है ना। तो जब बच्चे पेट में रहते हैं तो ये कैसे पता चलता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, है ना। ये एक मेडिकल क्वेश्चन है ना। इसमें आप सबने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाले स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाले ओवम के बारे में जाना, है ना। तो उसमें क्या होते हैं? सारे क्रोमोसोम्स के साथ साथ, है ना, सेक्स क्रोमोसोम्स भी होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण लिंग निर्धारण हो जाता है, लिंग डिटरमाइन होता है। जब अगर एक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हो, बेबी गर्ल होती है, और अगर एक्स क्रोमोसोम का वाई क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हो तो बेबी बॉय होता है। अब
ये तो आपके चैप्टर की बात हो गई कि चैप्टर में आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे और उसके बारे में आपको कहाँ किस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप चैट के माध्यम से, आप हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि अब हम इसका क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करने जा रहे हैं, है ना। तो रिवीजन में कहीं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, मैं आपको यहाँ मदद करने के लिए बैठी हुई हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको तुरंत क्वेश्चन पूछना होगा, और पूछना पड़ता है बच्चों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, है ना। आपको समझ में थोड़ा सा भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है, देखिए साइंस बहुत ही प्रूवन सब्जेक्ट है ना, बहुत ही प्रूवन सब्जेक्ट है। पहले से जो चीजें सिद्ध हो चुकी हैं वही आपको बताई जाती हैं, तो इसलिए आपका क्लियर होना, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब इसमें आप अपने आप को चेक करें कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि आपका उस पॉइंट पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू, उस टाइम पे बच्चों आप तुरंत ही हैंड रेज या चैट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न उत्तरों के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको इंग्लिश में दिखाई पड़ रहा है और वन वर्ड बाय वन वर्ड मैं आपको हिंदी में भी बता करके समझा रही हूँ, तो समझने की कोशिश करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि इंग्लिश में है तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे, आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप जब कॉलेज में जाएंगे, तो साइंस सब्जेक्ट आपको हिंदी में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो इसलिए कोशिश करेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे। मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और मैं आपको उसको पूरा हिंदी में भी अच्छे से समझाऊंगी। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वहां पे आप उसको हिंदी में नोट भी करते जाएंगे अपनी कॉपी में, है ना, साथ साथ लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द बिलीफ, यानी कि विश्वास है। क्या विश्वास है? एक लोक विश्वास है दैट द मदर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज रॉन्ग बिकॉज द चाइल्ड। एक ऐसा समाज में विश्वास है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि समाज में एक ऐसा विश्वास है कि जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए, जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए संपूर्ण तौर पर माँ जिम्मेवार होती है। यानी कि माँ डिसाइड करती है कि पेट में लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब उसके पेट में लड़का है या उसके पेट में लड़की है, ये रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए उत्तरदायी माँ होती है। ऐसा समाज में विश्वास है, ऐसा माना जाता है, लोगों को ऐसा लगता है ना। तो ये जो चीज है, ये आप सबको, क्योंकि आप सब पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि ये चीज बिल्कुल, ये लाइन एकदम गलत है। माँ बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार नहीं होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों? बिकॉज द चाइल्ड, ऑप्शन नंबर ए, गेट्स सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम द मदर। B1 is develops in the body of the mother. C gets one sex chromosome from the mother and the other from the father. And D gets sex chromosome only from the father. अब ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है कि गेट सेक्स क्रोमोसोम ओनली फ्रॉम मदर। ऐसा विश्वास है कि माँ जो है वो पूर्ण रूप से बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वो लिंग क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र केवल माँ से मिलता है बच्चे को। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चा माँ के शरीर के अंदर डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चा जो है उसको लिंग गुणसूत्र एक माँ से मिलता है और एक पिता से मिलता है। और ऑप्शन नंबर डी,
क्योंकि बच्चा लिंग गुणसूत्र केवल अपने पिता से प्राप्त करता है। इन चारों में से कौन सी लाइन एकदम एग्जैक्ट सही है? कौन सी लाइन एकदम सही है? तो इसका आंसर है बच्चों, आंसर नंबर सी। कि जो पेट में पल रहा बच्चा है, जो भ्रूण जिसको हम कहते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसमें लिंग गुणसूत्र जो है वो ट्रांसफर होता है मदर फादर से, है ना। इतना आप 8th क्लास में हैं तो आपको इतनी नॉलेज जरूर है ना, कि हम जो भी बच्चे होते हैं, बच्चों का शरीर कैसे बनता है, माता और पिता की सेल्स के मिक्स होने से बनता है। माता और पिता के शरीर में जो जननांग होते हैं उनसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल ओवम रिलीज होता है। सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ओवम यानी कि अंडाणु रिलीज होता है ना। दोनों का फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है और वही डेवलप होकर के जाइगोट बनता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट ही धीरे धीरे कोशिका विभाजन के द्वारा डेवलप होकर के एक छोटी सी स्पर्म और ओवम के मिलने से जो सेल फर्टिलाइज होती है, उसमें डेवलपमेंट के बाद एक बच्चा जो है वो तैयार हो जाता है। ये आप सबको पता है। तो हम, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, हम सब अपने माता पिता के, हम इसीलिए कहा जाता है, जनरली क्या बोला जाता है कि माता पिता के अंश हैं हम, यानी कि माता का भी अंश है मेरे पास, पिताजी का भी अंश है ना। केवल क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है मनुष्यों में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आप सबको पता है इसमें क्या प्रोसेस होती है, आप सब जान चुके हैं। इसमें एक लिंग गुणसूत्र माँ से मिलता है और एक लिंग गुणसूत्र जो है वो पिता से मिलता है ना। इसको क्लियर करने के लिए, है ना, इसको क्लियर करने के लिए आप बता सकते हैं, मान लीजिए कभी मदर हैज XX इन देयर 23rd क्रोमोसोम सेट। आप सबको पता है कि माता और पिता में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स एक एक व्यक्ति में होते हैं मैच्योरिटी के बाद। लेडीज में, मदर में XX होता है, यानी कि जो 23वां गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो XX होता है। और जब उसके पास, मेरे पास जो चीज है मैं अपने बच्चे को वही दे सकती हूँ, है ना। तो मदर ऑलवेज डोनेट्स X टू द ऑफस्प्रिंग। बच्चे को मदर केवल X लिंक क्रोमोसोम ही दे सकती है, X गुणसूत्र ही दे सकती है। लेकिन फादर के पास क्या है, फादर हैज XY क्रोमोसोम ऑन द 23rd सेट, यानी 23वें जोड़े गुणसूत्र में फादर के पास XY क्रोमोसोम है, यानी कि उसके पास डिफरेंट है। तो जब फादर है तो फादर बच्चे को X क्रोमोसोम भी दे सकता है और Y क्रोमोसोम भी दे सकता है, ठीक है। तो यदि फादर डोनेट्स X, चाइल्ड विल बी फीमेल। यदि फादर ने बच्चे को X क्रोमोसोम ट्रांसफर किया तो बच्चा जो है वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। और इफ फादर डोनेट्स Y देन चाइल्ड विल बी मेल। और अगर बच्चे को फादर ने Y क्रोमोसोम ट्रांसफर किया तो क्या होगा, तो बच्चा बेबी बॉय होगा, यानी कि मेल होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, hence it is the father who is responsible for the sex of the child। इसलिए बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पिता जिम्मेदार होता है। साइंटिफिकली, मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर एकदम क्लिक हुआ, इसका मतलब कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और अगर क्लिक नहीं हुआ तुरंत, तो फिर मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी समझा दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, एड्स एक ऐसा रोग जो कैसे फैलता है। AIDS can spread from an infected person to another person। एड्स एक ऐसा, आप सबको पता है कि एड्स नाम का एक बीमारी होता है जो ला इलाज है,
जिसकी कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है। तो ये कैसे फैलता है या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, तो कैसे होता है? खुद से डेवलप हो जाता है या किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है? जैसे आप सबको पता है कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता, लेकिन एड्स ऐसा रोग है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। वो कौन से कारण है जिसके कारण वो हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शेयरिंग फूड। एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ अपना खाना शेयर करने से क्या दूसरे व्यक्ति को एड्स हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी एड्स ग्रस्त व्यक्ति का खून अगर स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ाया जाए, ट्रांसफ्यूजन किया जाए, तो क्या एड्स ट्रांसफर हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है सी शेयरिंग कोम्ब, यानी कि यदि कोई एड्स ग्रस्त रोगी है तो क्या उसकी कंघी को शेयर करने से, यानी कि वो जिस कंघी से अपने बालों को कॉम्ब करता है, क्या उसी कॉम्ब से दूसरे व्यक्ति के हेयर कॉम्ब करने पर क्या ये रोग ट्रांसफर हो सकता है? या ऑप्शन नंबर डी है अ मॉस्किटो बाइट, यानी कि एक व्यक्ति जो एड्स ग्रस्त है उसको यदि किसी मच्छर ने काटा, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी यदि काटा तो क्या ये रोग ट्रांसफर होगा? तो इसका आंसर क्या है? आंसर इसका ये है बच्चों की ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा, इन चारों में ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण एड्स जो है वो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है ना? इसको समझेंगे कैसे। AIDS can be transmitted from infected person by following means. AIDS ट्रांसफर होने के कुछ तरीके हैं। उन्हीं रीजंस, अगर वो उस तरीके का कोई रीजन सामने आता है तभी एड्स जैसा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है ना? ट्रांसमिटेड हो जाता है। लेकिन एड्स कभी भी किसी भी व्यक्ति में अपने आप नहीं पनपता है ना? एड्स किसी भी व्यक्ति को अपने आप एड्स का रोग नहीं होता है, कहीं ना कहीं से संक्रमण के द्वारा ही एड्स का रोग होता है। तो इस रोग से बचने के बहुत सरल उपाय हैं, है ना? उसके लिए थोड़ा सा क्या करना होता है, थोड़ा सा सावधानियां बरतनी होती है। जैसे आपने अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने ये शायद देखा नहीं होगा, पहले के टाइम में, थोड़ा पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों कि अभी डिस्पोजेबल सिरिंज से इंजेक्शन लगते हैं। हर इंजेक्शन के लिए एक नई डिस्पोजेबल सिरिंज पैकेट से फाड़ के निकाली जाती है और उससे इंजेक्शन लगाया जाता है। वो सिरिंज कहलाती है, डिस्पोवैन के नाम से जो मार्केट में आती है। और जो सुइयां होती है जिससे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, वो जो है पहले के टाइम में क्या होता था कि जब ये डिस्पोवैन मार्केट में नहीं था, डिस्पोजेबल सिरिंजेस मार्केट में नहीं थी, तब क्या था कि ग्लास की बनी हुई डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज किया जाता था और हर एक को इंजेक्शन लगाने के पहले उसको बॉयल वगैरह किया जाता था। या जब से ये एड्स का रोग आया या उसके थोड़ा पहले से ही मार्केट में डिस्पोजेबल सिरिंजेस आ गई थी, है ना? तो तब से ये चीज बिल्कुल भी अब कंट्रोल हो गई है। अब किस तरीके से हो सकता है, मान लो किसी व्यक्ति को एड्स है, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, किसी भी चीज का हो सकता है, इट कैन बी वैक्सीन, इट कैन बी टिटनस इंजेक्शन, कोई भी तरीके का इंजेक्शन लगाया, है ना? अब उस इंजेक्शन का यूज यदि किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में कर दिया जाए तो क्या हो गई? शेयरिंग निडल्स एंड सिरिंजेस। ये रीजन है एड्स के फैलने का, है ना? तो इसमें सावधानी जरूरी है। यदि आप कभी भी इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, चाहे अपने परिवार में किसी को, चाहे आपको खुद को लग रहा हो, है ना, हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी पहले से यूज की हुई या पहले से खुली हुई सिरिंज या निडल का यूज नहीं होना चाहिए। अपने सामने ही पैकेट को खोल करके और न्यू सिरिंज और न्यू निडल का यूज होना चाहिए। वैसे ये सावधानी अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स रखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एड्स और कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? बाय सेक्सुअल मीन्स, थ्रू एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स।
यानी कि ये फ्लूइड्स, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड्स के एक्सचेंज के थ्रू भी ये रोग हो सकता है। बाइसेक्सुअल मीन्स यानी कि लैंगिक तरीके से यदि फ्लूइड्स का एक्सचेंज, यानी कि लैंगिक तरीके से फ्लूइड का एक्सचेंज होने का मतलब है कि एक दूसरे के साथ यदि इंटरकोर्स हो तो उस समय पे फ्लूइड के एक्सचेंज में क्या होता है, एड्स ट्रांसमिट हो जाता है। तो उस समय पे सावधानी, एक पार्टनर से ज्यादा पार्टनर्स, अननोन पार्टनर्स के साथ कभी भी सेक्सुअल मीन्स में नहीं जाना चाहिए, है ना। ये उसका सबसे बड़ा रीजन है जो छिपा भी हुआ भी होता है और पता भी नहीं चलता कि कैसे ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो गया। दूसरा, यदि फादर को ये रोग है और मदर को भी हो जाएगा, है ना, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यानी कि यदि माता को एड्स का रोग है तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को ये रोग होगा, क्योंकि वो उसके शरीर के अंदर पल रहा है। तो सब कुछ उसका बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ सब कुछ शेयर करता है ना, ब्लड भी शेयर करता है, हर चीज शेयर करता है। तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि फीटस जो है वो ग्रो कैसे करता है, वो डेवलप कैसे करता है, माँ के गर्भ के अंदर ही। माँ के शरीर में जो पोषण जा रहा है उसी से, है ना, वही ब्लड यूज हो रहा है, वही वाटर यूज हो रहा है, सब कुछ वही यूज होता है, वही ऑक्सीजन यूज होता है, क्योंकि बच्चे की ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है, माँ के सांस लेने से, है ना। तो इस तरह से बच्चे का पोषण कैसे होता है, माँ के खाना खाने से। इसीलिए गर्भवती जो स्त्रियां होती हैं उनको पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाता है ना। तो इन्फेक्टेड मदर से फीटस को हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्टेड मदर से बेबी को भी हो सकता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि यदि पहले सब ठीक था, बाद में मदर को इन्फेक्शन हो गया और तब जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, उस फेज में भी बच्चे को माँ से ट्रांसफर हो सकता है ये रोग, है ना। तो 4 तरीके ऐसे हैं जिससे एड्स का रोग जो है फैल सकता है। तो यही मैं आपको पहले बता रही थी कि सावधानी, बहुत सावधानी जो है उससे हम बहुत बड़े इस बीमारी से बच सकते हैं, सावधानी रखने से, ठीक है। हाँ, एक शेयरिंग नीडल्स और सिरिंजेस, और इसके अलावा एक और, जैसे कभी कभी क्या होता है, बीमार व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है हॉस्पिटल्स में ना, तो उस समय पे भी सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी ब्लड चढ़ाया जा रहा है आपके पेशेंट को, वो ब्लड हमेशा HIV फ्री होना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, जब बच्चों, तो उस समय पे व्यक्ति का HIV टेस्ट करके नहीं ब्लड लिया जाता, है ना। मान लीजिए किसी को एड्स है तो उसके लिए ब्लड डोनेशन की रोक नहीं है, ऐसा आज के समय में। यदि एड्स है तो एड्स से पहले टेस्ट नहीं होता है, ब्लड डोनेशन के पहले टेस्ट नहीं होता है कि आपको एड्स है कि नहीं है, तब टेस्ट करके तब हम ब्लड लेंगे। ब्लड डोनेशन कोई भी, एनीवन कैन डोनेट ब्लड, है ना। तो उसके बाद उस ब्लड का HIV फ्री होना, टेस्ट होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हमेशा ही कभी भी अपने पेशेंट को ब्लड चढ़वाने से पहले उसका टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है क्या वो ब्लड HIV फ्री है या नहीं। ये बहुत बड़ा लापरवाही कह सकते हैं हम, इस तरीके की लापरवाही। मैं किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, किसी भी केस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक केस ऐसा हुआ था जहां पे एक स्वस्थ व्यक्ति को HIV वाला ब्लड चढ़ाया गया, है ना, और उस व्यक्ति को एड्स हो गया। हॉस्पिटल ने इसके लिए बहुत बड़ा हर्जाना भी भरा बाद में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि व्यक्ति की क्या हो गई, जान चली गई, है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन ये लापरवाही के कारण हो सकता है। तो आप सावधानी बरत करके इस तरीके के, क्या कहते हैं कि आज के समय में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चर्चा हो गई एड्स के बारे में और लिंग निर्धारण के बारे में। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में लग रही है तो तुरंत हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से आप जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात हो रही है, गिवन बिलो आर इवेंट्स दैट लीड टू प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि 4 क्रियाएं हैं, तो इसमें कौन सी क्रियाएं एक के बाद होती हैं जिससे प्रेगनेंसी होती है, यानी कि गर्भधारण होता है और भ्रूण का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। इसमें देखो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, नंबर 1 में लिखा गया है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। नंबर 2 में लिखा गया है मैच्योरेशन ऑफ एग। नंबर 3 में लिखा गया है रिलीज ऑफ एग। और नंबर 4 में लिखा गया embedding of embryo in thickened uterine wall. Which of the following options gives the correct order of sequence in which they occur? यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के लिए, गर्भधारण के लिए स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बाद ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है ना। तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फीमेल बॉडी में एग का मैच्योरेशन हो गया होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ओवरी में एग मैच्योर हो जाता है उसके बाद ओवरी से एग रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर के कहाँ आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आने के बाद एग का फर्टिलाइजेशन होता है और उस फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो जो एग है जो कन्वर्ट हो चुका है जाइगोट में, एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके कन्वर्ट हो चुका है जाइगोट में, अब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है। यानी कि अब वो एम्ब्रियो क्या है, वो जाके जिसको कहते हैं कि यूटरिन वॉल में, यानी यूटरस के अंदर वाली जो दीवार है उस दीवार में जो मोटी हो चुकी होती है बच्चे को संभालने के लिए, तो उस थिकेंड यूटरिन वॉल में जाकर के क्या हो जाता है, आप कह सकते हैं जुड़ जाता है, उस दीवार के साथ जुड़ जाता है, यानी कि माँ के शरीर के साथ जुड़ जाता है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ मैच्योरेशन ऑफ एग, यानी कि आंसर में सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच्योरेशन ऑफ एग हुआ, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कैसे, इसमें देखेंगे आप। सबसे पहले क्या होता है, मैच्योरेशन ऑफ एग आफ्टर प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी को हिट करने के बाद जब शरीर शिशु के जन्म के लायक हो जाता है, उसके बाद मैच्योरेशन ऑफ एग होता है सबसे पहले। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, रिलीज ऑफ एग सेल, यानी एग सेल रिलीज होती है ओवरी से। तीसरे नंबर पे फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के द्वारा, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और उसके बाद क्या होता है, जाइगोट जो एक ही सेल है, जाइगोट क्या है, एक स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया है। स्पर्म भी हैप्लॉइड था, ओवम भी हैप्लॉइड था, है ना, उसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब वो एक डिप्लॉइड सेल बन चुकी है। अब उस जाइगोट का क्या होता है, बार बार उसके अंदर क्लीवेज होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है। तो बार बार रिपीटेड डिवीजन के फलस्वरूप क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है और उसके बाद वो माँ के गर्भ में जाकर के जुड़ जाता है, जिससे आगे का डेवलपमेंट होता है और उसके बाद शिशु का निर्माण पूरा होता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस इस वाले चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की। क्विक रिवीजन के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से आप उसी समय पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।